आज फिर मेरे पति ने मुझे अपने से दूर कर दिया था और खुद घर से बाहर चला गया था। मैं कमरे में बैठी रो रही थी। शायद मैं दुनिया की सबसे बड़ी बदनसीब लड़की थी जिसे उसका पति नजर भर कर देखना भी पसंद नहीं करता था और हर बार मेरे करीब जाने पर ही गुस्से से आग बबूला हो जाता और मुझे अपने सामने से हट जाने के लिए कहता। पति की नापसंदगी के बावजूद आज भी मैंने नया जोड़ा पहनकर खूब दिल लगाकर तैयारी की थी और ऐसा भी नहीं था मैं कोई कम सूरत या भद्दी लड़की थी, बल्कि मेरे हुस्न की तो लड़कियां भी तारीफ किए बिना नहीं रह सकती थी। और जवान होते ही जो शब्द मैंने अपने बारे में सुने थे वह यही थे कि मैं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ जिससे नजरें चुराना नामुमकिन है। मैं अपने हुस्न पर काफी घमंड करती थी, मगर अपने पति के व्यवहार पर मैं अपने हुस्न को पहली बार और भी निकालने की कोशिश में लगी रहती थी। मैं जो एक बार चेहरे पर पानी के छींटे भी मार लेती तो मेरी खूबसूरती ऐसी चमकने लगती जैसे शीशा चमकता है। मैं मेकअप कर करके थक जाती थी, मगर मेरा पति मेरी तरफ देखता ही नहीं था। मुझे देखना तो दूर की बात, वह मुझे अपनी शक्ल भी नहीं दिखाता था। मेरी शादी को 4 दिन गुजर चुके थे, लेकिन मैंने अपने पति की शक्ल नहीं देखी थी। जब भी मेरे सामने आता अपने चेहरे को छुपा कर आता, कहता मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, नहीं तो मुझे पाप लगेगा। मुझे बड़ी हैरत होती थी कि भला पत्नी को देखने में कैसा पाप। ना वह मुझे देखा था और ना खुद को देखने देता था। मुझे शक था मेरे पति ने शायद मुझे कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि आज जब मैं नई साड़ी पहनी तो वह लाल रंग की साड़ी थी और मेरी खूबसूरती को और भी चमका रही थी। मैंने अपने सिल्की बाल खोलकर कंधे पर फैला रखे थे। अपनी बड़ी बड़ी काली चमकती आंखों में जानबूझकर काजल की मोटी धार लगाई थी, क्योंकि काजल लगाने से मेरी सुरमई आंखें और भी जादू भरी लगती थी। मैं जब ऐसी तैयारी करके अपने पति के पास कमरे में जाने लगी तो मुझे उम्मीद थी मेरा पति कम से कम आज के दिन मुझे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा और जरूर मेरी तरफ ध्यान देगा। मैं इस सोच से इतनी खुश हो गई थी कि मेरे गाल शर्म से लाल होने लगे थे। मेरा पत्नी अपनी आदत के अनुसार अपने कमरे में बैठकर न जाने कौन सी किताब पढ़ने में बिजी था। मेरी तरफ से अमित की पीठ थी। मैं खूब सारी खुशबू लगाकर अपने पति के करीब गई और पीछे से उसे बाहों में भर लिया। पति चाहे कितना भी गुस्से में क्यों ना हो, लेकिन अपनी नई नवेली पत्नी के इतने करीब आने पर वह खुद को रोक नहीं सकता। लेकिन अमित तो एकदम अचानक चौंक सा गया। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर को झटका लगा हो। मैं उसे चौंकने पर खुश हो गई थी, मगर उसने अचानक जोर से किताब बंद की और इतनी जोर से उसे टेबल पर रखा कि मैं सहम गई थी। मेरी खुशी डर में बदल गई थी, क्योंकि मैंने महसूस कर लिया था कि मेरा पति मेरी हरकत पर गुस्से में आ गया है। मैं भी अपने पति को अपने दिल की बात बताना चाहती थी। वह पलटकर मुझे देखने की बजाय कुर्सी को ठोकर मारता कमरे से ही निकल गया। मैं तो हैरान रह गई थी, आखिर मेरे पति को मुझसे इतनी उलझन क्यों होती थी। मैं अमित से यही सवाल करना चाहती थी। मुझे अच्छे से याद था कि मेरी शादी करते हुए मेरी परेशानी पर मेरे पापा ने मुझे तसल्ली दी थी और कहा था लड़का अच्छा भी है और तुम्हें खुश भी रखेगा, अच्छा खासा कमाता है, अपना कारोबार है, वह तुम्हारी इज्जत और सम्मान करेगा। और दूसरी बात, अमित ने खुद अपनी इच्छा रखी है तुमसे शादी करने की। पापा की बातों से मुझे अंदाजा हुआ था अमित ने मुझसे मोहब्बत में ही शादी की थी। जिस आदमी को अपनी पत्नी से मोहब्बत हो, उसकी पत्नी खूबसूरत भी हो, तो ऐसा आदमी अपनी पत्नी को नजरअंदाज कैसे कर सकता है। मैं पहले ही रात अपने पति के व्यवहार पर बहुत दुखी हो गई थी। मैं आज भी अपने पति के यूं कमरा छोड़कर जाने पर उसके पीछे लपकी थी। मैंने सोच लिया था आज मैं अपने पति को ऐसे जाने नहीं दूंगी। आखिरकार मैं पत्नी हूँ उसकी और वह मेरा पति है। हमारी नई नई शादी हुई है और मेरे अंदर मचलते जज्बात नेचुरल थे। हर लड़के को या लड़की को जवानी में एक साथी की जरूरत महसूस होती है, और फिर मेरी शादी हुई थी तो मुझे भी एक साथी की जरूरत महसूस होने लगी थी। ऐसे में मेरा पति मुझे नजरअंदाज कर देता तो मेरे दिल पर एक कयामत बीत जाती थी। मुझे लगने लगा था कि शायद उसे मेरी कोई बात बुरी लगी है और वह मुझे नाराजगी में ऐसा कर रहा है। मैं तो उसे मनाने को भी तैयार थी और बिना गलती पर भी माफी भी मांगना चाहती थी, मगर मुझे सच का अंदाजा बिल्कुल नहीं हुआ था। मैं कमरे से निकलकर अपने पति के पीछे गई तो अमित गायब था। मैंने उसकी तलाश में पूरा घर छान मारा और जब मुझे जिस बात का अंदाजा हुआ वह मुझे सदमे में डाल गया था। मेरा पति तो घर से बाहर जा चुका था। यह बात मुझे हैरत के समंदर में गोते खिला रही थी। अमित ने तो मुझे दुखों में धकेल दिया था। मैं अमित के लिए इतनी तैयार हुई थी और वह मेरी कोशिश पर पानी फेरकर मुझे घर पर अकेला छोड़कर चला गया था। आखिर ऐसी क्या गलती हुई थी
मैं बेतहाशा हुस्न की मालिक, हर वक्त तारीफें समेटने वाली लड़की थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अपने आप को सिर्फ अपने हमसफर की अमानत के तौर पर संभाल कर रखा था। मैंने कभी किसी लड़के को अपने करीब नहीं आने दिया था और ना ही किसी की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया था। मैं नहीं चाहती थी मैं अपने जज्बात किसी गैर मर्द पर लुटाऊं। मैं मोहब्बत की चाहत भी रखती थी और मुझे यही लगता था मेरा पति सिर्फ मुझसे मोहब्बत करेगा और मुझे कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। शायद कोई आम मर्द मेरा पति बनता तो ऐसा ही होता, मगर जो इंसान मुझे मिला वह पहले ही दिन मुझे हैरान कर गया था। अमित के साथ फेरे लेते हुए मेरे दिल में अमित का सम्मान और स्थान दोनों बढ़ गए थे। वह मेरा पति बन चुका था और मेरी सारी मोहब्बतें सिर्फ उसके लिए थी। हमारी शादी हो तो गई थी, लेकिन विदाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पापा कहने लगे जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ वहाँ कुछ परेशानियाँ आ गई है और वो उस प्रॉब्लम्स को सुलझाने के बाद ही मेरी विदाई करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अमित से बात कर ली थी कि अभी सिर्फ शादी कर लो, विदाई 3-4 दिन बाद होनी है। इस बात पर भी अमित मान गया था और फिर 3 दिन बाद ही मेरी विदाई हुई थी। मैं जो दुल्हन बनकर सबकी ध्यान को अपनी तरफ खींच रही थी, विदा हुई तो दोस्तों की छेड़छाड़ पर दिल धड़कने लगा था। एक अनजान आदमी की जिंदगी में शामिल होने का जो डर मुझ में पैदा हुआ था वह मेरे पापा ने पहले ही खत्म कर दिया था। मैं अपने पापा की बहुत ही लाडली और प्यारी बेटी थी। हम सिर्फ 2 बहन भाई थे। भाई बचपन में ही पढ़ाई के लिए विदेश चला गया था। वहाँ मेरे चाचा की फैमिली रहती थी। मैं अपने पापा के पास अकेले रह गई थी। मेरे पापा एक कॉलेज में पढ़ाते थे। मैंने जिंदगी में हमेशा मोहब्बत ही पाई थी, इसीलिए यह भी डर था कि कहीं मेरी जिंदगी में शामिल होने वाला मर्द गुस्से वाला ना हो। मगर पापा ने समझाया था कि वह बहुत ही अच्छा लड़का है, बिल्कुल तुम्हारे बाप के जैसा मिजाज रखता है। वह लड़का मेरे पापा का पुराना स्टूडेंट था, इसीलिए मेरे पापा को उसके बारे में सब पता था। मैंने शादी से पहले अपने पति को सिर्फ तस्वीर में देखा था। वैसे तो हमारे घर का माहौल इतना पाबंद नहीं था, मगर फिर भी मुझे अपने होने वाले पति से शर्म और झिझक महसूस होती थी और मेरे पति ने भी कभी मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी। मैंने शादी का जोड़ा लेने की बात की तो मेरे पापा ने बताया कि शादी का लहंगा अमित अपनी मर्जी से लेना चाहता है। मैं खामोश हो गई थी, मगर मुझे हैरत हुई जब मुझे शादी का लहंगा लेने के लिए कोई और नहीं, मेरा देवर आया था। मेरा देवर बहुत ही खुश मिजाज और हंसमुख सा लड़का था। वह मेरे पति से 3 साल छोटा था। उसने मुझे शादी का सामान दिया और बताया कि मेरा भाई बड़ा ही शर्मिला है, इसीलिए वह अपनी होने वाली पत्नी से नहीं मिल रहा, मगर वह शादी हो जाने के बाद आपका बहुत ख्याल रखेगा, क्योंकि मेरा अमित भाई दिल का बहुत ही अच्छा इंसान है। आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगा। आपसे पहले तो उसने किसी लड़की को देखा तक नहीं है। यह बात सुनकर मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि मेरा पति भी मेरे जैसा ही इंसान था। उसने हर जज्बात सिर्फ अपनी पत्नी के लिए ही संभाल के रखे थे। शादी के दिन मैं अपने हर दुख को भुलाकर विदा होकर अपने पति के घर पहुंची तो एक सवाल मुझे बार बार तंग करने लगा कि मेरे स्वागत के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। शायद मेरा पति कोई अनाथ आदमी था, क्योंकि मैं विदाई से लेकर पति के घर पहुंचने तक अमित के अलावा कोई भी औरत नहीं देखी थी। बाकी सबकी तो मुझे खबर ही नहीं थी, मगर विदाई के बाद मेरा देवर भी मुझे कहीं नजर नहीं आया था। मुझे हैरत हो रही थी कि सगा भाई अपने बड़े भाई की शादी में क्यों नहीं था, वह भी ऐसा भाई जो शादी की तैयारी में आगे आगे था और अपने भाई के साथ ही रहता था। हर बात मुझे चौंका रही थी। सबसे बढ़कर जो बात मुझे बुरी लगी थी वह ये कि मैं अपने कमरे में बैठी थी और वहाँ कोई भी सजावट नहीं थी। बस मैं ऐसे ही सादे से कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। यहाँ तक कि बेड पर नई चादर भी नहीं बिछाई गई थी। मेरी शादी मेरे लिए एक सवाल बन गई थी। यह कैसी शादी थी जिसमें कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई साज सजावट नहीं थी, कोई खुश नजर नहीं आ रहा था। मैं अमित से इस बारे में बात करना चाहती थी, मगर इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई थी और जब मेरी आंख खुली तो मुझे एक जोरदार झटका लगा, क्योंकि दिन ढलने वाला था। मैं इतनी देर सोई रही, मगर ना कोई मुझे जगाया और ना अब तक कोई मुझे नजर आ रहा था। जाहिर है कि मेरा पति अमित पहली रात कमरे में आया ही नहीं था। अगर वह कमरे में आता तो जरूर मेरी आंख खुल जाती। मैं नींद की इतनी पक्की भी नहीं थी, और दूसरी बात, जब वह कमरे में आता तो मुझे जरूर जगाता। मैं इस बात पर जितना हैरान होती उतना कम था। मेरी शादी हो चुकी थी, मगर मैं अब तक अपने पति को नहीं देखा था। शायद मेरे पति ने मुझे सजावट श्रृंगार में देखा होगा। मैं उदासी से अपना श्रृंगार उतारना शुरू किया। धीरे धीरे अपनी ज्वेलरी उतारी और शादी का भारी लहंगा भी उतार दिया
और सादा सा एक सलवार सूट पहन लिया। इस खाली कमरे में बैठे बैठे मुझे शाम हो गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी घर में सन्नाटा क्यों था और पति छोड़कर कहाँ चला गया था। शाम होने पर मजबूरन मैंने अपने पापा को कॉल लगाई। मैं सोच चुकी थी अपने पापा से शिकायत करूंगी कि अमित कैसा अजीब मर्द है जो पहले दिन की दुल्हन को घर में अकेला छोड़कर ना जाने कहाँ चला गया है। और मुझे अपने पापा से भी गिला था। मैंने हमेशा देखा था लड़की ब्याह कर जाती है तो मायके वाले अगले दिन उसके पास उससे मिलने जाते हैं। मेरी माँ जिंदा नहीं थी, सिर्फ एक भाई पापा ही मेरी पूरी फैमिली थे। हम लोग बस 3 ही लोग थे और वह भी इस वक्त पर साथ नहीं थे। मेरे पापा ना मुझसे मिलने आए और ना ही फोन पर कोई बात की थी। मैं शिकायत करने का सोचकर कॉल लगाती रही मगर मेरे पापा ने कॉल ही नहीं उठाई। मेरा भाई तो चलो इस समय यहाँ पर मौजूद नहीं था, वह बाहर देश में रहता था और उससे मेरी कभी इतनी दोस्ती भी नहीं रही थी कि मेरी शादी पर वह आ पाता। मैं सर झुकाए बैठी हुई थी। ना अमित घर पर आया ना पापा ने कॉल उठाई। मेरा दिल अब अजीब से डर में गिरने लगा था। रात हुई तो अमित घर आ गया। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, शिकवा करने की कोशिश की मगर वह नजरअंदाज करता हुआ किचन में चला गया और अपने साथ लाया खाना बर्तन में निकालकर मेरा हिस्सा वहीं किचन में रखकर अपने कमरे में चला गया। अभी उसने अपना चेहरा मेरी तरफ नहीं किया था। मैं उसकी इस हरकत पे हैरान हुई थी मगर भूख की वजह से मैंने ज्यादा सवाल नहीं किया। सुबह की भूखी प्यासी थी, चुपचाप खाना लेकर खाने बैठ गई। मैं अभी खाना खा ही रही थी कि अचानक अमित ने आकर चाय का कप मेरे सामने रखा और इससे पहले मैं सर उठाकर कोई बात करती वह वापस जा चुका था। मैं थकी हुई थी और अपने पापा से बात न होने की वजह से परेशान भी थी, इसीलिए चुपचाप चाय पीने लगी। चाय पीकर मैं उठी ताकि जाकर अमित से बात कर सकूं, मगर अचानक मुझे चक्कर सा आ गया और मैं लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं बिस्तर पर थी और दिन निकल आया था। मुझे कमरे में यकीनन अमित ही लाया था मगर इस वक्त कमरे में मौजूद नहीं था। मुझे पता चला उसने मुझे चाय में नशा मिलाकर दिया होगा। तभी मैं बेहोश हो गई थी। मेरा दिमाग अब उलझने लगा था। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते चले गए। अब तो मेरा दिमाग और भी ज्यादा उलझने लगा था। मेरे पापा भी न जाने कहाँ गायब हो गए थे और अमित अब अजीब अजनबियों वाला व्यवहार दिखा रहा था। हर तरफ से थक हार कर मैं अपने भाई को कॉल लगा दी। अब मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था जिससे मैं मदद मांगती, सिवाय मेरे भाई के। मैंने उससे मदद मांगने के इरादे से उसे कॉल की। मुझे उम्मीद थी कि मेरी परेशानी को वह समझेगा और पापा के बारे में भी मुझे बताया कि वह मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे और हो सकता है अमित से भी बात करे। मगर कॉल पर उसने जो कुछ मुझे बताया मेरे सर पर जैसे आसमान गिर पड़ा था। मेरी परेशानी पर मेरा भाई बोला कि पापा किसी जरूरी काम की वजह से तुम्हारी शादी के दूसरे दिन ही विदेश चले गए हैं और फिलहाल वह कांटेक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हें उन्हें तंग मत करो। और जब मैं अमित के बारे में बताया तो बोला कि तुम्हारे पास अब एक वही इंसान है जिसके पास तुम्हें रहना है, इसीलिए खुद को एडजस्ट करो और जैसा अमित कह रहा है उसे करने दो। तुम्हारे पास इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है, वह तुम पर कोई जुल्म नहीं कर रहा, तो ऐसे हालातों में यही काफी है कि वह तुम्हें अपने पास रख रहा है। मेरा भाई अपनी बात करके कॉल काट कर चुका था और मैं पत्थर की बनी बेटी रह गई थी। मेरे बाप का ऐसा कौन सा काम था कि वह यूं अचानक चुपचाप चले गए और मुझसे बात भी नहीं की। मुझे अब रोना आया था। मेरी जिंदगी अचानक ही उलझ कर रह गई थी। कुछ न कुछ राज जरूर था इस सब के पीछे। कुछ दिन तो मैं रो धोकर गुजार दिए थे मगर फिर भी अपने पति का ऐसे दूर दूर रहना मुझे खलने लगा था। मैं काम से लड़की थी, शादी के बाद भी मुझसे मेरा पति दूरी बना रहा था। मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अपने पति का साथ पाने के लिए धीरे धीरे मैंने पूरा घर संभाल लिया था। अमित पहले दिन से ही बाहर का खाना लाता था, इसीलिए मैं घर में बनाना शुरू कर दिया। मैं रोजाना नए नए तरह के खाने बनाकर अमित का इंतजार करती, मगर वह आता तो अपने लिए खाना लेकर आता था। मैं जब भी उसके सामने जाती, उससे बात करने की कोशिश करती, वो मुझसे दूरी बनाने लगता, अपना मुंह फेर लेता और मुझे उकड़े उकड़े शब्दों में बात करता। मुझे घबराहट होने लगी थी। वह कहता कि अपने चेहरे पर नकाब कर लो, अगर मैं तुम्हें इस तरह देख लिया तो मुझे पाप लगेगा। मैं अपने पति का दिल जीतने के लिए नई नई फैंसी मैक्सी पहनकर उसके सामने जाती थी। मेरे इस हुस्न को देखकर कोई भी मर्द दीवाना हो सकता था, लेकिन मेरा पति तो मुझे देखकर पसीने पसीने हो जाता और मुंह फेर लेता। कहता इस हालत में मेरे सामने मत आया करो, भगवान मुझे माफ नहीं करेगा।
मैं जानती थी वह एक बहुत ही अच्छा धार्मिक इंसान है, मगर मुझे हैरत थी वह अपनी पत्नी को देखने से क्यों डरता है। आखिर में उसकी पत्नी थी और हमारा पवित्र रिश्ता था। हम दोनों के बीच सब कुछ जायज था। एक घर में रहकर भी मुझसे दूरी बनाए रखता था और मुझे देखता तक नहीं था। मैं घर में जो भी काम करती वह करने देता। मैं चाहती थी मेरा पति मुझे देखे, मेरी तारीफ करे, मुझे अपनी बाहों में भरकर मुझे प्यार करे। पति की मोहब्बत और उसकी जज्बातों पर पत्नी का पहला हक होता है और यह हक तो भगवान ने औरत को खुद ही दिया हुआ है। मगर मेरा पति पहले दिन से ही मेरा हक मुझे नहीं दे रहा था। मैं अब उसकी चाहत और उसकी संगत के लिए तड़पने लगी थी। हमारी शादी को 2 हफ्ते गुजर गए थे, मगर आज भी मेरी कोशिश बेकार थी। मेरे सज संवर कर जाने पर वह मुझे ध्यान देने की बजाय अनदेखा कर देता और मुझसे बचने के लिए घर से बाहर ही चला जाता था। मैं अपने पति की इस हरकत पर मातम करती, अपने कमरे में पड़ी रहती थी। इतनी खूबसूरती के बावजूद भी अपने पति का प्यार नहीं पा सकती थी। मुझे लगने लगा था मैं दुनिया की सबसे नाकाम औरत हूँ। जिंदगी में मुझे पहली बार पछतावा होने लगा था। काश मैं इस इंसान से शादी करने की बजाय उन लड़कों में से किसी एक से कर लेती जो मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे और मुझसे शादी की ख्वाहिश रखते थे। लेकिन मैं किसी को घास नहीं डाली थी। अगर मैं उनमें से किसी एक से शादी कर लेती तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। मैं अपने पति की संगत के लिए यूं ना मचल रही होती। ना जाने मुझे किस पाप की सजा मिल रही थी। मैं अपनी पूरी ईमानदारी से जिंदगी गुजारने के बाद भी अकेली रह गई थी। मेरा दुख बांटने के लिए मेरे पास कोई नहीं था। मैंने वह पूरी रात रोते हुए गुजारी। सुबह उठी तो सोच लिया मैं अपने पति से अब साफ साफ बात करूंगी। अगर अमित मुझे स्वीकार नहीं कर रहा तो मैं उसे तलाक लेने को भी तैयार थी। मैं यूं घुट घुट कर जिंदगी नहीं गुजार सकती थी। उस दिन मैंने घर का कोई भी काम नहीं किया था। मुझे लगा इस बात पर अमित मुझे जरूर सवाल करेगा, मगर अमित सुबह से घर से निकला और सारा दिन वापस ही नहीं आया। साफ लग रहा था वह मुझसे बच रहा है और मैं अपनी इतनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैं उसका इंतजार करने लगी कि वह जैसे ही आएगा मैं उसे सारी बात क्लियर करूंगी। शाम होते होते भूख से मेरा बुरा हाल होने लगा था। मैं किचन में अपने लिए खाना बनाने गई। उसी वक्त अमित घर आया और आते ही अपने रूटीन के अनुसार मेरे सामने आए बिना अपने कमरे में बंद हो गया। पहली बार मैंने खुद खाना खा लिया और उसकी बिल्कुल परवाह नहीं की थी, क्योंकि मेरी नज़र में ऐसा मर्द इज्जत के काबिल ही नहीं था जो अपनी पत्नी को उसका हक ना दे सके। रात हुई तो मैं दबे पांव अपने पति के कमरे में जा पहुंची। उस वक्त वह अपने लैपटॉप पर इतना बिजी था कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि उससे बात करूं। मैं बाहर निकल आई। मैंने सोचा 5 मिनट बाद जाकर बात करती हूँ, लेकिन 10 मिनट बाद जब मैं वापस उसके कमरे में गई तो मैं देखकर हैरान रह गई कि इतनी ही देर में वह गहरी नींद सो चुका था। लेकिन अब मुझे और ज्यादा सब्र नहीं हो रहा था। मैं कमरे की लाइट जलाई और अपने पति के बेड पर बिल्कुल उसके बराबर बैठ गई। जागते हुए या दिन के समय अमित मेरे सामने आने से बचता था और अपना चेहरा तक मुझे नहीं दिखाता था। वह सो रहा था और मैं उसको आसानी से देख सकती थी, उसे महसूस कर सकती थी। मैंने उसके चेहरे से चादर हटाई तो मेरा दिल धक से रह गया था, क्योंकि वह तो अमित था ही नहीं। अगर वह कोई अनजान आदमी होता तो मैं उसे अपना पति अमित मान भी लेती, क्योंकि इससे पहले मैंने अमित को नहीं देखा था। मगर सामने बेड पर जो लेटा हुआ था मैं उसे अच्छे से जानती थी और यह बात मेरे ऊपर बिजली गिरा रही थी। मैंने अपनी शादी का लगभग 1 महीना उस इंसान के साथ गुजारा था जो मेरा पति ही नहीं था। मैं उसे अपना पति समझकर आराम से इस घर में रह रही थी। मैं चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई थी। शायद मैं दिमागी तौर पर बहुत कमजोर हो चुकी थी, या फिर यह बहुत तेज झटका था जो मेरे दिमाग को लगा था। इसीलिए मेरे अंदर और ज्यादा ताकत नहीं बची थी और मैं बेहोश होकर गिर चुकी थी। मैं होश में आई तो मुझे एकदम सब कुछ याद आ गया था। मैं एक झटके से उठकर बैठ गई। कमरे में इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। मैं समझ गई मेरे बेहोश होने पर उसी ने लाकर मुझे बिस्तर पर लिटाया होगा, लेकिन खुद हमेशा की तरफ गायब हो गया था। मैं सर पकड़े रोने लगी। मुझे लाड प्यार से पालने वाला मेरा बाप मेरे साथ यह क्या कर गया था। मुझे लगा मैं भरी दुनिया में अकेली रह गई हूँ। पति पत्नी जैसे इतने पवित्र रिश्ते को इस्तेमाल किया गया था। अगर मुझे अंदाजा होता कि शादी के नाम पर मेरे साथ ये होने वाला है तो शायद उसी दिन विदा होने की बजाय मैं खुदकुशी कर लेती। दुख की बात तो यह थी, अभी मैं ना किसी से सवाल कर सकती थी और ना ही किसी को कुछ बता सकती थी। अपने भाई का नंबर भी उस दिन मैंने गुस्से में डिलीट कर दिया था।
और अगर वह नंबर होता भी तो कोई काम का नहीं होता, क्योंकि मेरा भाई भी मेरी बात पर विश्वास न करता। यकीनन वह मुझे पागल या गलत समझ लेता, मगर अब मैं इसे खामोश भी नहीं रह सकती थी। मैं अमित को ढूंढना चाहती थी। आखिर वह कहाँ गया? मुझे सिर्फ यह पता था मेरे पति का नाम अमित है। हालांकि मैंने उसे देखा नहीं था, क्योंकि फेरे लेते समय उसके पूरे चेहरे पर सेहरा पड़ा हुआ था। शादी के बाद से कभी मैं इस घर से बाहर भी नहीं गई थी, वरना आस पड़ोस के लोग ही मुझे अमित की सच्चाई के बारे में बता देते। लेकिन अब मैं चुप बैठने वाली नहीं थी। मैं दबे कदमों उठी और बाहर गेट पर चली आई। मैंने दरवाजा खोला और बाहर गली में निकलकर खड़ी हो गई। सामने वाले घर के दरवाजे से कोई औरत बाहर निकल रही थी। मुझे देखकर चौंक गई। मैंने झिझक कर उस औरत से कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या आप इसी मोहल्ले में रहती है? तो वह औरत बड़ा प्यार से बोली कि हाँ, यह मेरा घर है और तुम आ जाओ, हम बैठकर बात कर लेते हैं। मैं जल्दी से उस औरत के साथ उसके घर चली गई। उस औरत ने मुझे बिठाया, पानी पिलाया, फिर कहने लगी, हम तो सोच रहे थे इस घर में आने वाली लड़की शायद लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करती, इसीलिए कभी घर से बाहर नहीं निकली। उस औरत के सवाल पर मुझे रोना आने लगा। अब मैं उसे क्या बताती? पिछले 1 महीने से मैं किस मुश्किल का शिकार रही हूँ। मैंने बातों बातों में उस औरत से अपने पति अमित के बारे में पूछा, तो वह मेरे पति का नाम सुनकर एकदम चौंक गई और मुझे इसे देखने लगी जैसे मेरे सवाल पर उसे विश्वास नहीं आ रहा हो। मैं उसके हैरत की वजह पूछी तो वह कुछ अविश्वास से बोली, क्या तुम नहीं जानती वह कहाँ गया है? मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम्हें अपने पति के बारे में ही कुछ पता नहीं है। उस औरत के बोलने का अंदाज ऐसा था कि मेरा दिल धक से रह गया था। मुझे किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था। मैंने डरते हुए ना में सिर हिलाया तो उस औरत ने जो बात मुझे बताई वह मेरे शरीर से जान निकालने के लिए काफी थी। वह औरत बहुत ही दया भरी नजरों से मुझे देखकर बोली कि वह बेचारा तो अपनी शादी से 1 दिन पहले ही मर गया था। उसका एक्सीडेंट हुआ और वह मौके पर मर गया था। हम सबको उसकी जवान मौत का बहुत सदमा पहुंचा था। यकीन नहीं आता कि उसकी मौत हो गई। कितना खुश था अपनी शादी को लेकर, खुशी खुशी सारी तैयारी कर रहा था। हमारे घर भी शादी का कार्ड देने आया था कि आंटी जी, मेरी शादी में आपको जरूर आना है। बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। पूरे मोहल्ले में सब उसे पसंद करते थे। लेकिन अफसोस उसकी जिंदगी इतनी ही थी। शादी से 1 दिन पहले अपनी शादी का कुछ सामान लेने मार्केट जा रहा था। तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। ऐसा बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि मौके पर ही दम तोड़ दिया। वह औरत अफसोस करते हुए न जाने क्या क्या बोल रही थी और मैं ऐसी थी जैसे मेरे शरीर से जान ही ना हो। मेरा पति मर चुका था, मैं विधवा हो चुकी थी और मुझे खबर ही नहीं हुई थी। मुझे अब रोना आने लगा था। मैं विधवा होने के बाद सुहागन बनकर विदा होकर आंखों में कितने सपने सजाकर लाई थी, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं विधवा हूँ और मेरा पति मर चुका है। और जो मुझे विदा कर लाया था वह मेरा पति नहीं, मेरा देवर था। अब तक मैं गैर मर्द के साथ रह रही थी। मुझे लगा मेरी सांस बंद हो जाएगी। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं उस औरत को वहीं बोलता हुआ छोड़कर घर भाग आई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। शाम हुई तो मैं उजड़ी हुई हालत में उस आदमी के सर पर जाकर खड़ी हुई। वह मर्द जो मेरा देवर था और पिछले 1 महीने से मेरा पति बनकर मेरे साथ रह रहा था, वह आदत के अनुसार अपने कमरे में बंद था। मैंने झटके से दरवाजा खोला और जाकर उसका गिरेबान पकड़ लिया। वह मेरी इस अचानक हरकत पर बौखला गया था। मैंने गुस्से से उस पर चीख रही थी कि तुमने मेरे साथ यह हरकत क्यों की थी? मेरे पति की मौत के बाद भी तुम मुझे इस घर में लेकर क्यों आए? मुझे धोखा देकर मुझे इस घर में दुल्हन बनाकर क्यों ले आए? मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा था कि इस सब पर मेरा बाप खामोश क्यों रहा था और मेरा भाई बजाय इसके कि मुझे समझाता और मेरी परेशानी का हल निकालता, उल्टा वह भी मुझे यही बोला था कि चुपचाप इस आदमी के साथ रहो। मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि सबने मिलकर मेरे साथ यह सब क्यों किया था। मैं अपने देवर सूरज पर गुस्सा हो रही थी और वह सर झुकाए शर्मिंदा सा खड़ा हुआ था। मैं बुरी तरह रोने लगी और उस पर चीखने चिल्लाने लगी। तब उसने मुझसे कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं यह सब करना भी नहीं चाहता था, मगर तुम्हारे बाप ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था और मैंने अपने वादे का भरम रखा और तुम्हारी सुरक्षा की है, कभी तुम्हारे ऊपर गलत निगाह नहीं डाली। वह बोला कि मैं जानता था हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए मैंने हमेशा दूरी बनाकर रखी और कभी गलत हरकत नहीं की थी। उसकी इस बात में सच्चाई थी, इसीलिए मैं खामोश हो गई। वह सच बोल रहा था। उसने कभी मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश नहीं की थी।
मैं सच नहीं जानती थी, इसीलिए कई बार उसके सामने गलत हुलिये में चली जाती थी, मगर वह अपनी नजरें झुका जाता था। मेरे रोने पर उसने बताया कि हम 2 ही भाई थे, हमारे माँ बाप जिंदा नहीं थे, हम दोनों भाई ही इस घर में रहते थे। कहने लगा, मेरा भाई तुम्हारे पापा का स्टूडेंट था और मेरे बड़े भाई की अच्छी आदतों को देखते हुए तुम्हारे पापा ने तुम्हारा रिश्ता मेरे भाई के साथ कर दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे भाई की जिंदगी इतनी ही लिखी थी, तुम्हारी विदाई 3 दिन बाद होनी थी, क्योंकि तुम्हारे पापा ने यह शर्त रखी थी और शर्त के अनुसार भाई अपनी विदाई की तैयारी में लगे हुए थे। मुझसे कह रहे थे कि देखो तुम्हारी भाभी को विदा कराकर लाना है और देखो किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए वह खुशी खुशी सारे काम कर रहे थे, लेकिन यह खुशी उन्हें ज्यादा दिन रास नहीं आई। विदाई से 1 दिन पहले ही उनकी मौत हो गई। मैं जैसे तैसे खुद को संभाला और तुम्हारे पापा के पास पहुंच गया और तुम्हारे पापा को बताया कि मेरा भाई मर चुका है और अब यह विदाई नहीं हो सकती। तुम्हारे पापा तो पहले ही परेशान बैठे थे, क्योंकि उन्हें भी अमित के मरने की खबर मिल चुकी थी। लेकिन तुम्हारे पापा की परेशानी की सबसे बड़ी वजह कुछ और भी थी। उन्होंने सूरज को बताया कि मैं क्या करूं, मेरे ऊपर अजीब मुसीबतें टूट पड़ी है। एक तो अमित की अचानक मौत ने मुझे बदहवास कर दिया है, दूसरा अब मैं यहाँ ज्यादा नहीं रुक सकता, क्योंकि मैंने अपने एक स्टूडेंट को सजा दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था वह दिल का मरीज है। उसी सजा के दौरान उसे अटैक आ गया और वह मर गया। वह एक अमीर घराने से संबंध रखता था। वह लोग मेरे दुश्मन बन गए थे और मुझे मारने पर तुल गए थे। सूरज मुझे बताने लगा कि उधर तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए भी परेशान थे और उन्हें अपनी जान के लाले भी पड़े हुए थे। फिर मेरे पापा ने मेरे देवर सूरज से कहा कि अभी तुम खामोशी से दुल्हन को ले जाओ और उसकी हिफाजत करना। जब सारा मामला सुलझ जाएगा तो मैं खुद अपनी बेटी को लेने आऊंगा और उसे सब कुछ सच बता दूंगा। वह घर से जल्दबाजी में विदेश चले जाना चाहते थे और मुझे कुछ भी बता नहीं पाए थे। उन्होंने अपना नंबर भी बंद कर लिया था, जिससे कोई भी उनको पकड़ ना सके, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी। अगले दिन ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था। मेरा बाप जेल में था और इसी वजह से भाई ने भी मुझे खामोश रहने को कहा था। मेरा देवर सब बात करके खामोश हो गया था और मैं सदमे की हालत में चली गई थी। मुझे परेशानी से बचाने के लिए मेरे बाप ने यह सब किया था। मैं यह सब सुनकर रोने लगी। मेरे देवर ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पापा के ऊपर से अब केस खत्म होने वाला है, वह जल्द ही रिहा हो जाएंगे, क्योंकि बात क्लियर हो गई है कि तुम्हारे पापा को नहीं पता था कि वह लड़का दिल का मरीज है। और दूसरी बात, अगर वह दिल का मरीज था तो उसे किसी भी समय अटैक आ सकता था। उसमें तुम्हारे पापा को दोषी करार नहीं ठहराया जा सकता, इसीलिए यह केस ही खत्म होने वाला है। तुम्हारे पापा बाइज्जत बरी हो जाएंगे। लेकिन जो कुछ भी था, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी। मेरा पति तो मुझे यूं विधवा और रोता बिलखता छोड़कर जा चुका था। 1 हफ्ते बाद ही मेरे पापा जेल से छुटकर आ गए थे। मैं अपने घर चली गई और समय तेजी से गुजरने लगा और फिर मेरे बाप ने फैसला किया कि मेरी शादी मेरे देवर सूरज से कर दी जाए। मेरे पापा ने सूरज से बात की तो सूरज को भी इस बात से कोई एतराज नहीं था और मुझे भी इनकार नहीं था, क्योंकि जो मर्द अपने भाई की विधवा की हिफाजत इतने लगन से कर रहा था, तो फिर अपनी पत्नी को तो वह बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ रखता। आज मैं सूरज की पत्नी बनी उसके कमरे में बैठी हुई थी। आज सुहागरात का कमरा भी सजा हुआ था और मेरा पति भी मेरे सामने बैठा मेरी तारीफ कर रहा था। आज उसने मुझे दूर नहीं किया था, बल्कि प्यार से मेरा हाथ थामकर चूम लिया था। मेरे हाथ में मुंह दिखाई की अंगूठी भी पहनाई थी। कहने लगा, मुझे माफ कर दो, जो मेरी वजह से तुम इतने दिनों तक तकलीफ में रही थी, लेकिन वह सब करना मेरी मजबूरी थी। मुझे सूरज से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन दुख जरूर था अमित के जाने का। हालांकि अमित से मेरी कोई दिल लगाव नहीं था, बस एक रिश्ता था पति पत्नी का, जिसकी वजह से मेरा उससे कुछ दिल जुड़ गया था। लेकिन अब मैं सूरज की पत्नी थी और पूरे अधिकार के साथ मैंने सूरज के सीने पर अपना सर टिका दिया था। उसने भी मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मुझे एक पत्नी होने का हक भी दिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।